एक सीधी रेखा अगर आप खींचें तो सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर, तो आप विस्थापित कितने हुए 50 मीटर्स, जबकि आपने डिस्टेंस कवर की 200 मीटर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान सभा में। तो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि गति क्या होती है। हमने गति के एस्पेक्ट को जाना, एक अलग हिस्से को जाना। हमने जाना कि सापेक्षता क्या होती है, हमने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को पढ़ा और हमने ये देखा कि गति को नापते वक्त या कोई भी जब गति होती है तो उसमें सापेक्षता की क्या ज़रूरत है, क्या उसकी आवश्यकता है और सापेक्षता उसमें कितनी ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे गति के और दूसरे एस्पेक्ट। इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं राशियां, दूरी और विस्थापन। राशियां, जैसे कि आपको सभी को पता है, सदिश और अदिश दो तरह की राशियां होती हैं। आई थिंक आप में से कई लोगों को ये चीज़ें पहले से आती होंगी, बट मुझे लगता है आपको ये वीडियो फिर भी देखना चाहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं राशियों की। देखिए, राशियां जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं क्वांटिटीज़। आप क्वांटिटीज़ वर्ड सुन के आपको शायद ये बात समझ आ रही होगी कि नापने के तरीकों को राशियां कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो राशि नहीं है जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में होती है। देखो, ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, सन के आसपास का पूरा एरिया जो होता है हमारा चारों ओर का, जो एक सर्कल आप बना लेते हैं, उसके कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। मान लो जैसे 12 टुकड़े कर दिए तो उन 12 अलग अलग टुकड़ों का 12 अलग अलग भागों का नाम अलग अलग राशियों में होता है। तो वो राशि ज्योतिष शास्त्र में वो अलग है। ये हिंदी में राशि, इंग्लिश में क्वांटिटीज। यहाँ राशियों से मतलब है चीजों को नापने के, उनको मापने के अलग अलग तरीके। जैसे आप वजन को नापते हैं ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, इन सब में। आप आयतन जो होता है, चीजों को घेरना, चीज जितनी जगह घेरती है, जो जिसे हम कहते हैं आयतन, तो आयतन को आप नापते हैं लीटर में, गैलन में। उसी तरह लंबाई को आप नापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर, यार्ड। इस तरह आप दूरी को या लंबाई को नापते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब कुछ हुआ चीज़ों को नापने का तरीका, है ना। तो ये जो नापने के तरीके होते हैं इन्हें हम हिंदी में कहते हैं राशियां, इंग्लिश में क्वांटिटीज। तो ये राशियां, ये क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। सदिश, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, सदिश, दिशा के साथ, मीन्स ऐसी राशियां जिनमें आपको दिशा बताने की जरूरत पड़ती है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल। ये हो गई सारी सदिश राशियां। सदिश राशियां सिर्फ यही क्यों, दूसरी क्यों नहीं। देखिए, अगर मैं सिर्फ बल की बात करूं, जब मैं कहता हूं कि फोर्स लगाया, आपने किसी चीज पर फोर्स लगाया, तो फोर्स एक डायरेक्शन से किसी दूसरी डायरेक्शन में ही लगाया जाता है। अगर आप इस तरह पुश कर रहे हैं तो मैं यहां पूछ सकता हूं कि किस तरफ पुश कर रहे हो। अगर मैं कहता हूं कि मैं जमीन को पुश कर रहा हूं तो मैं किस तरफ, जमीन को ऊपर से नीचे की तरफ, मैं जमीन पे खड़ा हूं, इसको नीचे पुश कर रहा हूं। तो यहां एक डायरेक्शन हुई, साइड, ऊपर, नीचे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कई सारी अलग अलग डायरेक्शन। जब आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो आपको पता होता है कि ये फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स अलग अलग जगह नहीं लगता, ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है। खैर, इसी तरह वे सारी क्वांटिटीज जहां पे आप डायरेक्शन बताते हो, जहां पे आपको, या फिर मजबूरन, अरे मच्छर परेशान कर रहा है यार, जहां पे आपको डायरेक्शन बतानी होती है, बताना जरूरी हो जाता है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अदिश राशियों की। वे राशियां जहां डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती हैं, जैसे कि वजन हुआ। अगर मैं कहूँ बस 5 किलो शक्कर दे दो, तो आप ये नहीं कह सकते कि देखना यार, वेस्ट में ही देना, ध्यान रखना, वेस्ट डायरेक्शन में देना 5 किलो शक्कर, ईस्ट वेस्ट में ना पहुंच जाए, या फिर ऊपर ही देना 5 किलो शक्कर, नीचे ना चली जाए। तो यहाँ आप राशि नहीं बता सकते। 5 किलो शक्कर तोलना है तो तोलना है, आप किसी एक डायरेक्शन नहीं बता सकते कि उस डायरेक्शन में तोलो। तो इसी तरह वे राशियां जिनमें आप चाह के भी नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, तो वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि भार, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, ये सारी हुई अदिश राशियां। खैर,
तो आगे हम बात कर लेते हैं। ये सदिश अदिश हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि आगे जो भी हम चीजें समझने वाले हैं उनमें सदिश और अदिश इन चीजों का बहुत ज्यादा योगदान है। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखिए। आगे इसके आगे हम मेन चीज हमारे आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, हमारी दूरी और विस्थापन। तो बात कर लेते हैं दूरी की। अगर आपके पास लूसेंट है तो आप उसको निकाल लीजिए, उसमें दूरी की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको इजी हो जाएगा समझने में। और नहीं है तो मैं बोल देता हूं, आप प्लीज पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो दूरी किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये सदैव धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आइए समझते हैं क्यों। डेफिनेशन कहती है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है कोई बॉडी, तो वो जिस रास्ते से जाता है, जो पूरा रास्ता वो कवर करता है, वो सारा ही दूरी कहलाता है। इट मीन्स अगर मेरा हाथ यहां से यहां ऐसे घूम के शिफ्ट हो रहा है, तो ये पूरा रास्ता जहां से ये हाथ घूमकर आया है वो पूरा क्या कहलाएगा? दूरी। आप एक सर्कुलर गार्डन में जॉगिंग कर रहे हैं, आप सुबह उठे, रनिंग करना आपने स्टार्ट की, गार्डन सर्कुलर है, आप उस गार्डन में दौड़ रहे हैं, तो वो पूरा समय एक, मान लो आप 1 घंटे तक दौड़े, अब 1 घंटे में आप पता नहीं कितनी ही बार उस जगह से दौड़कर गुजर चुके हैं जहां से आपने की स्टार्ट किया था। तो चाहे जितनी बार आप उसी जगह पहुंच गए, चाहे जितनी बार आप उसी एक पाथ पर बार बार चलते जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, हम उस पूरे को ही कवर करेंगे। वो पूरा रास्ता जितनी बार आपने उसके ऊपर चला उतनी बार वो काउंट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड दूरी। वो पूरा रास्ता जो कि आपकी बॉडी चलती है। अब ये हमेशा पॉजिटिव होती है। आप कह सकते हैं कि ये तो भाई जीरो भी हो सकती है, मान लो हम चले ही ना, कोई बॉडी मूव करे ही ना, वो अपनी ही जगह पर खड़ी रहे, तो आप कहेंगे ये जीरो है। नहीं, जीरो ये सिचुएशन तब हो सकती है जबकि आपकी बॉडी चले भी और अपनी जगह पर भी रखी रहे, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए जीरो नहीं कहा जा सकता। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम कहेंगे कि बॉडी ने मूव नहीं किया, बॉडी हैज नो मोशन। अगर बॉडी मोशन करती है तभी उसकी दूरी कैलकुलेट की जाएगी, इसलिए दूरी को आप जीरो नहीं कह सकते, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए तुम अपनी एक बड़ी सी बाइक की छोटी सी सीट पे अपने 2 आवारा दोस्तों को बैठा के अपनी प्राण प्यारी से मिलने जाते हो, ठीक है। अब आप रोड पर हो, आपके 2 आवारा दोस्त पीछे बैठे हैं, आपकी प्राण प्यारी आपसे सिर्फ 50 मीटर दूर है। अब होता यह है कि बीच में आपको दिख जाता है पुलिस वाला, पुलिस आ गई बीच में। अब आप इन 2 दोस्तों को लेके जा तो सकते नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप साइड में एक गली में घुस जाएंगे, गली से घूम कर जाएंगे। तो अगर आप सीधे जाते तो आपकी प्राण प्यारी सामने ही सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन जब आप घूम के गए तो आपको चलना पड़ा 200 मीटर। अब यहां पर यह देखा जाएगा, अगर मैं दूरी की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो जब आप 200 मीटर चलकर प्राण प्यारी के पास गए, आपकी प्राण प्यारी के पास गए, तो आपने दूरी कवर की पूरा 200 मीटर। फर्क नहीं पड़ता पहले और दूसरे के बीच अंतर कितना था, वो भले ही आपसे सिर्फ 50 मीटर दूर थी, लेकिन आपकी बॉडी को चलना पड़ा 200 मीटर, तो हम कहेंगे कि आपने दूरी चली 200 मीटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विस्थापन की। विस्थापन इंग्लिश में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, आपको नाम से ही समझ आ रहा है। प्लेसमेंट किसी चीज को लाकर रखना, एक जगह स्थापित करना या प्लेस करना, उसे हम कहते हैं प्लेसमेंट। और किसी चीज को अपने स्थान से हटा देना मीन्स डिसप्लेसमेंट, अपनी जगह से चीज को हटा दिया। अगर हिंदी में बात करें तो वी प्लस स्थापन। स्थापन आपने सुना होगा, स्थापना की जाती है, किसी कॉलेज की स्थापना की। हम गणेश जी बिठाते हैं गणपति महोत्सव में, तो गणपति की स्थापना होती है, दुर्गा माँ की स्थापना होती है। हम उस मूर्ति को उस जगह पर क्या करते हैं? स्थापित करते हैं, लाकर बैठाते हैं। अगर मैं बात करूं किसी कॉलेज की स्थापना हुई तो बस उस बिल्डिंग में
आज की तारीख से उस कॉलेज को स्थापित किया गया, मीन्स वो कॉलेज आज से उस बिल्डिंग में लगेगा। तो ये होता है स्थापना। हम स्थापना दिवस मनाते हैं ना, कभी किसी कॉलेज का, कभी किसी संस्था का स्थापना दिवस मनता है। तो स्थापना यानी कि किसी चीज का उस जगह पर आकर कब्जा कर लेना, और विस्थापन यानी उसको अपने स्थान से हटा देना। इट मीन्स विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट, सीधे शब्दों में किसी चीज को एक स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख देना। ठीक है, आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोलता हूं। किसी निश्चित दिशा में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी, इसे हम कहते हैं लंबवत दूरी भी कहते हैं, एक सीधी लाइन जहां पर खींची जा सके वो वाली दूरी। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। लेकिन कैसे? किसी निश्चित दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप उस दूरी को देख रहे हैं तो विस्थापन। अब वापस से याद करते हैं हमने क्या किया था जब आप आपकी प्राण प्यारी से मिलने जा रहे थे। आपने गली में जाकर ऐसे घूम के गए थे, जबकि आपकी प्राण प्यारी सिर्फ 50 किलोमीटर दूर थी, लेकिन फिर भी आप 200 मीटर चलकर उसके पास गए। दूरी आपने कवर की 200 मीटर। और अगर मैं कहूं यहां पर, अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो यहां यह देखा जाता है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, पहली और दूसरी पोजीशन, दोनों पोजीशन, दो बिंदुएं जो हैं वो आपकी दोनों पोजीशन है। तो आपकी पहली पोजीशन थी ये, दूसरी पोजीशन थी इस पोजीशन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर। एक सीधी रेखा अगर आप खींचें तो सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर। तो आप विस्थापित कितने हुए? 50 मीटर्स, जबकि आपने डिस्टेंस कवर की 200 मीटर्स। तो 200 मीटर आपने दूरी चली, लेकिन अगर आपके इस बॉडी का मूवमेंट देखें, आपकी बाइक जिसने मूवमेंट किया वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई सिर्फ 50 मीटर। तो यहां पर ये जो 50 मीटर होगा ये होगा विस्थापन। यहां पर आप ये बता सकते हैं कि मैं उस डायरेक्शन में, मतलब अपनी प्राण प्यारी जहां खड़ी थी मैं उस डायरेक्शन में गया। लेकिन जब दूरी कवर करने की बात हुई थी उस वक्त, तब आप ये नहीं बोल सकते थे कि मैं किस डायरेक्शन में गया। फर्क नहीं पड़ता ना, आप 200 मीटर चले, आप कैसे भी चले, आप उस जगह पहुंच गए। यहां पे अब फर्क नहीं पड़ता कि आप 200 मीटर कहां चले। अगर बात हो रही है दूरी की तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में, ऐसा सवाल बनेगा नहीं। यहां पर सवाल अगर किसी डायरेक्शन का बनता है कि बॉस किस तरफ गए, तो सीधी बात है वो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, दूरी की बात नहीं हो रही। अब यहां पर क्योंकि अपन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप 50 मीटर डिस्प्लेस हुए उस वाली डायरेक्शन में, सीधे सामने जो डायरेक्शन बनती है उस डायरेक्शन में आप 50 मीटर डिस्प्लेस हुए या फिर विस्थापित हुए। वापस से दूरी की बात करूं, आप पता नहीं किस डायरेक्शन में 200 मीटर की ओर चले। इसके हम कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पीछे दीवार है। अब मान लीजिए मुझे इस दीवार के उस पार जाना है, पीछे की तरफ। अब मैं शक्तिमान तो हूं नहीं जो आर पार चला जाऊंगा ओम बोल के। मुझे यहां साइड में एक दरवाजा है, मुझे इस दरवाजे को खोलकर इससे बाहर निकल के ऐसे घूम के पीछे से इस दीवार के पीछे आके खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए मैं 10 कदम चलता हूं, यहां दीवार के पीछे की तरफ आने के लिए मैं 10 कदम चलता हूं, तो मैंने दूरी कितनी तय की? 10 कदम की। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरी बॉडी विस्थापित कितना हुई, तो यहां से उस पोजीशन के बीच की दूरी होगी लगभग 3 फीट। तो मेरी बॉडी विस्थापित हुई 3 फीट, यानी मैं चला 10 फीट, विस्थापित हुआ 3 फीट, चला पता नहीं किस डायरेक्शन में, विस्थापित हुआ पीछे की डायरेक्शन में। बात समझ आ रही है? विस्थापन में मैंने दिशा बताई कि बस पीछे की दिशा में, विस्थापन में पहले और दूसरे पॉइंट के बारे में बात की, लेकिन दूरी में न दिशा बताई न पॉइंट्स के बारे में बात की, बस मैं कितना चला, बस मेरी बॉडी ने कितना मूव किया, ये मैटर कर रहा था। तो अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने के बारे में। अब आप कहेंगे यार दूरी जब सिर्फ पॉजिटिव थी तो फिर ये नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है? देखिए, दूरी में आप दिशा नहीं बताते,
चलो पहले सिर्फ जीरो होने की बात कर लेते हैं कि ये जीरो कैसे हो सकता है, जब दूरी जीरो नहीं होती तो ये जीरो क्यों होता है। मान लो आप अभी जहां भी बैठे हैं, मान लो आप उठते हैं, आपने बोला बॉस लंका जाऊंगा मैं, तो आप उठे, लंका घूम के आए, मान लीजिए आपको 2 दिन लगा, तो और 2 दिन के बाद लंका घूम के आने के बाद आप वापस उसी जगह आकर बैठ गए जहां आप अभी बैठे हैं। तो अब अगर मैं 2 दिन के बाद आपसे पूछता हूं कि भाई तेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम कितना डिस्प्लेस हुए, तो आप कहेंगे जीरो, मैं तब भी यही था, मैं अब भी यही हूं। तो ये कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, जीरो। यहां पर हुआ ये कि आपकी बॉडी चली, आपकी बॉडी ने उस जगह को छोड़ा, उस जगह उससे मूव किया, आप वहां से चलकर कहीं और घूम फिर कर आए और वापस उसी जगह आकर रुक गए, तो इसे हम कहेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट। यानी मोशन तो हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। देख रहे हैं यहां पर, इसलिए जीरो। उधर डिस्टेंस में क्या था कि मोशन ही नहीं हो रहा था। अगर मोशन होगा तो हम उसे गिनेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप एक सर्कुलर पाथ पर रनिंग कर रहे हैं, सर्कुलर गार्डन में दौड़े जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पर आते हैं। तो जब आप रनिंग कर रहे हैं तो इस रास्ते को गिनेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट की बात है तो कहां, आप यहीं थे, वापस यहीं आ गए, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां जब आप उसी जगह पर वापस आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, यहां से चल के मैं घर के बाहर निकलता हूं, बाहर गया, सब्जी लेके वापस आता हूं और यहीं आके खड़ा हो जाता हूं, जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बाहर गया, जाके सब्जी ली, सब्जी लेके वापस आके यहां खड़ा हो जाता हूं, तो 1 फीट डिस्प्लेसमेंट। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 फीट। दूरी तो वो पूरी काउंट होगी जितना मैं चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, 1 फीट। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव होने की, कि ये नेगेटिव क्यों होता है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव क्यों होता है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में आप 5 फीट आगे चले जाओ। अब मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, मैं आपसे कहता हूं 5 फीट आगे जाओ, तो आप चले 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, तो आपने कहा कि आप +3 फीट उस डायरेक्शन में चल चुके हैं। ये हुआ +3 फीट क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में चले। लेकिन अगर आप यहां से एक कदम इधर चले गए तो वो होगा -1 फीट, उस डायरेक्शन से दूर होना। आप उस डायरेक्शन में ना जाते हुए इस वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हुआ -1 फीट। मैंने बताया आप उसका उल्टा चल दिए, और एक कदम -2 फीट, और 5 कदम -7 फीट। तो आप इस तरह अगर जिस डायरेक्शन में बताया जाए उस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में अगर आप काउंट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है माइनस में। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव का सिर्फ यही फंडा है कि जिस डायरेक्शन की बात हो रही है अगर उसी डायरेक्शन में मोशन होता है तो पॉजिटिव, उस डायरेक्शन से उलट अगर मोशन होता है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये हुई तीनों चीज, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप मोशन करके आए वहीं आके खड़े हो गए तो जीरो, जिस डायरेक्शन में बताया उसी डायरेक्शन में बढ़े तो पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में बताया उसके उल्टे डायरेक्शन में चले गए तो नेगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये एक बार आप समझ जाएं, और प्लीज इस वीडियो को थोड़ा ध्यान में रखें। जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैं भी आपके सामने क्वेश्चंस दूंगा और आप खुद एक बार उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर आंसर तो मैं बता ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कवर किए हैं। देखिए, इजी क्वेश्चंस जो देखते ही समझ आ जाते हैं वो तो आप यूं ही कर देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता है, आपको थ्योरी अच्छे से आती है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आपको इतना कंफ्यूज कर देता है, आप सोचते हैं यार बॉस ये पूछ किस बारे में रहा है। तो ये मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन चूज़ किए हैं जो कि एकदम देखते ही समझ नहीं आते हैं और आप कंफ्यूज होकर कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु कितना चली। अब यहाँ आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि यार या तो ये विस्थापन हो सकता है या ये दूरी हो सकता है, क्योंकि
वस्तु कितना चली एक मेजरमेंट की बात है तो विस्थापन या दूरी ही होगा। गति या त्वरण या वेग या संवेग या कुछ और तो नहीं हो सकता। यहाँ बस आपको मेजरमेंट बताना है, तो ये आप समझ जाते हैं कि या तो विस्थापन होगा या दूरी होगा। लेकिन अब आप कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि कितना चली से आपका क्या मतलब है। पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच कितनी दूरी है, या फिर टोटल उसने रास्ता कितना कवर किया। तो देखिए यहाँ पर जब अलग से आपको ये बात मेंशन की जाए कि किसी दिशा में या फिर प्रारंभिक या अंतिम बिंदु के बारे में बात की जाए, तब ही विस्थापन हो सकता है, क्योंकि विस्थापन के दो की पॉइंट्स हैं, दो बेसिक बिंदु हैं इसके, एक तो दिशा और दूसरा प्रारंभिक या फिर अंतिम बिंदु। अगर प्रारंभिक या अंतिम स्थिति की बात नहीं हो रही है, अगर दिशा की बात नहीं हो रही है, तो वो विस्थापन हो ही नहीं सकता। इसलिए जब कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई है तो वो विस्थापन नहीं है, बचा क्या आपके पास, दूरी। तो ऑब्वियसली ये दूरी की ही बात हो रही है कि कोई वस्तु कितना चली, तो आपको उसके प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बारे में नहीं सोचना है, आपको सीधे से सिर्फ उतना ही देखना है जितना लिखा गया है। कितना चली तो इसका मतलब उसने कितना रास्ता कवर किया, दैट इज दूरी या डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रारंभिक बिंदु से किसी वस्तु की दिशा और दूरी में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर दोनों बातें आ गई, दिशा भी आ गई और प्रारंभिक बिंदु भी आ गया। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पहुंचा, इसका मतलब कि चाहे वो जितना भी रास्ते में चला हो, कितनी दूर भटका हो, लेकिन आखिर में वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पहुंचा, अगर ये बताने की बात आ रही है तो आप सीधे से समझ जाएंगे कि ये विस्थापन है। यहाँ आप इसके की पॉइंट्स पर ध्यान दें, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु या फिर और साथ में दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सदिश राशि को बताने के लिए आवश्यकता होती है परिमाण और क्या। यहाँ पर परिमाण तो इन्होंने बता दिया, जो कि एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। जब परिमाण यानी नाप, कि तुम कितनी दूर चले, या फिर कोई चीज़ कितनी दूर जाके रखा गई, या फिर कोई चीज़ कितनी भारी है, तो ये तो आप बताते ही हैं। कोई गया तो बस वो 5 किलोमीटर गया, ठीक है। अब सदिश राशि है तो बताने के लिए आपको और एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है कि 5 किलोमीटर गया, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में गया, या फिर सूर्य की तरफ गया, या फिर समुंदर की तरफ गया, या फिर नदी की तरफ, या स्कूल की तरफ, या आप इस तरह से डायरेक्शन बताते हैं। तो परिमाण तो आप बताते ही बताते हैं, साथ में अगर वो कोई सदिश राशि है तो आपको मजबूरन उसमें एक दिशा भी बतानी होती है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दिशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋणात्मक सिर्फ वही राशियां हो सकती है जो राशियां सदिश होती हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने 2-3 मिनट पहले ही इस लेक्चर में सीखा है कि जो दिशा आपको बताई जाए, अगर आप उस दिशा से उल्टी दिशा में चले जाएंगे तो आप ऋणात्मक चल रहे हैं। तो ऋणात्मक तभी हो सकता है ना जब आपको कोई दिशा बताई जाए। अगर मैं कोई दिशा ही ना बताऊं कि बस उस डायरेक्शन में जाओ, तो आप उसका उल्टा कैसे चलोगे। तो सिर्फ वही राशियां ऋणात्मक हो सकती है जिनमें दिशा बताई जाए, यानी कि सदिश राशियां। तो जितनी भी दुनिया में सदिश राशियां हैं सब ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, शून्य भी हो सकती हैं। तो यहाँ कौन सी एक राशि है जो सदिश नहीं है। देखो, वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, सदिश तो खुद उसका नाम ही सदिश है। बची दूरी जो कि सदिश राशि नहीं है, जो कि एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा आपका आंसर कि दूरी बोस कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। और वैसे अभी अपन ने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही समझा इस चीज़ को कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूरी को मापने की इकाई है क्या है। दूरी को मापने की इकाई, अब यहाँ ये होता है कि जैसे अभी अपन ने लेक्चर में देखा कि विस्थापन को मापने की इकाई है मीटर, ये उसका SI मात्रक है। अब दूरी का अलग से कोई SI मात्रक तो फिक्स किया नहीं गया है, तो भी क्योंकि मीटर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है इसलिए पूरी दुनिया में मीटर का यूज़ होता है। तो
यहाँ पर आपका दूरी की जो मापने की बेसिक इकाई होती है, जब अलग से इसको मेंशन किया जाए तो वो हम मीटर ही मेंशन करते हैं। वैसे तो आप दूरी को किलोमीटर, इंच, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, यार्ड और आपका जो है लाइट ईयर्स चाहे जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूरी को एक्सप्लेन करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर अलग से मेंशन किया जाए तो मीटर ही उसकी मापने की एक इकाई है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर ही बात करने वाले हैं। एसआई मात्रक क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को प्रथम स्थिति से किसी वस्तु की प्रथम स्थिति से द्वितीय स्थिति के बीच की दूरी। तो यहां आपसे प्रथम और द्वितीय स्थिति के बीच की दूरी पूछ ली गई है। डायरेक्ट आपसे मुंह उठा के सीधा डेफिनेशन ही पूछ ली गई है कि बॉस ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये डेफिनेशन विस्थापन की है। आपको याद होगा तो वीडियो में मैंने आपको दो डेफिनेशंस विस्थापन की लिख के दी हैं। ये दो तरीके हैं जिनसे विस्थापन को डिफाइन किया जाता है। तो आप प्लीज़ उन दोनों डेफिनेशंस को लिख लीजिएगा। जो मैंने दो डेफिनेशन आपको याद हो तो मैंने स्क्रीन पर एक के बाद एक चलाई थी, तो आप वहाँ जाके पॉज करके एक बार दोनों डेफिनेशंस लिख लीजिए। विस्थापन की दो डेफिनेशंस मैंने वहाँ दी हुई है। तो एक ये भी उसकी डेफिनेशन है कि किसी वस्तु की प्रथम स्थिति और दूसरे स्थिति की दूरी, उसकी दोनों स्थितियों के बीच की जो दूरी है वो क्या होता है, विस्थापन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अपनी प्रथम स्थिति की तुलना में किसी वस्तु ने कितनी दूरी चली, यह राशि कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे कितना अलग तरीके से पूछ लिया गया है कि यह राशि, पहली बात तो यह राशि कहलाएगी, आपको इतना पढ़ के लगता है कि वो उस राशि के बारे में पूछा है कि ये राशि क्या कहलाएगी। तो राशि आप पढ़ते क्या यार बस, हमने सदिश राशि अलग से पढ़ा था, अदिश राशि अलग से पढ़ा था, तो या तो सदिश होगा या अदिश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उस क्वेश्चन को पूरा समझिए। जब यहाँ पर लिखा है कि यह राशि कहलाएगी, तो मतलब यह नापने का तरीका क्या कहलाएगा। यह राशि, आप उसको राशि मत समझो, आप यहाँ पे पढ़ो उसको कि यह नापने का तरीका क्या कहलाएगा। तो आपका दिमाग यहाँ पे जो दो बीच में इन्होंने सजा के दो ऑप्शन दे रखे हैं, सदिश और अदिश, ये दोनों ऑप्शन आपके दिमाग से एकदम से निकल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर यह राशि कहलाएगी ये वर्डिंग्स पढ़ के आप सोचे कि राशि के बारे में पूछा है, तो आप अटक के रह जाएंगे सदिश और अदिश राशि पे। तो यहाँ सदिश और अदिश बिल्कुल नहीं हो सकता। वापस अपन शुरू से पढ़ते हैं। अपनी प्रथम स्थिति की तुलना में किसी वस्तु ने कितनी दूरी चली, यह डेफिनेशन ही है डायरेक्टली विस्थापन की। लेकिन विस्थापन की पूरी डेफिनेशन दे दी, उसके बाद आपको यह राशि, यहाँ पे राशि शब्द बीच में डाल के कंफ्यूज कर दिया गया कि यार सदिश या अदिश लगा दे सामने वाला। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ राशि का मतलब है यह नापने का तरीका क्या कहलाएगा। तो यह नापने का तरीका डेफिनेशन पढ़ते ही आप समझ गए कि ये तो विस्थापन की है, तो ये विस्थापन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सिट्टन एक गोल बागीचे के 400 मीटर के रास्ते पर ठीक ठीक 2 चक्कर दौड़ता है, तो सिट्टन कितना विस्थापित हुआ। ठीक ठीक 2 चक्कर दौड़ता है से क्या मतलब है इनका। ठीक ठीक मतलब जहां से स्टार्ट किया बिल्कुल वहीं पे आके रुक गए तो ठीक ठीक 1 चक्कर, एक और बार वहीं पे आके रुक गए तो ठीक ठीक 2 चक्कर, एकदम परफेक्ट, ना ज़्यादा ना कम। तो यहाँ उस गोल बागीचा जो कि 400 मीटर का है वहाँ पे सिट्टन 2 चक्कर दौड़ता है, लेकिन परफेक्ट दौड़ता है, मतलब ख़त्म करने के बाद ना थोड़ा सा आगे जाता है ना थोड़ा सा पीछे जाता है, तो मतलब वो विस्थापित हुआ ही नहीं। तो यहाँ इनने पूछा कि ये कितना विस्थापित हुआ है, तो वो विस्थापित हुआ ही नहीं। चाहे जितना वो उसने दूरी तय कर ली 800 मीटर की, 2 बार दौड़ लिया तो 800 मीटर तो वो दौड़ चुका है, लेकिन वो विस्थापित हुआ 0 मीटर। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, 0 मीटर। कि बॉस सिट्टन बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हुआ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिट्टन अपने से 150 मीटर दूर खड़ी बबली से मिलने के लिए 500 मीटर के रास्ते पर चल कर गया, तो सिट्टन का विस्थापन और दूरी क्रमशः होगी।
अब क्रमशः का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि जो चीज़ पहले पूछी गई है उसका जवाब पहले लिखा जाए, जो चीज़ बाद में पूछी गई है उसका जवाब बाद में लिखा जाए। तो यहाँ पर आपको दो बातें बतानी हैं, विस्थापन और दूरी। पहले विस्थापन लिखा है तो पहले आप लिखेंगे विस्थापन, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर बाद में दूरी पूछा गया है तो बाद में आप लिखेंगे दूरी। तो अब सिट्टन से बबली कितना दूर खड़ी थी? 150 मीटर। सिट्टन कितना लंबा चल के गया? 500 मीटर। तो यहाँ उसने दूरी कितनी कवर करी? 500 मीटर। यहाँ पर वो पहुंचा कितनी दूर, यानी विस्थापित कितना हुआ? एग्जैक्टली 150 मीटर। तो यहाँ 150 मीटर वो एग्जैक्टली पहुंचा। आपसे पूछा है पहले विस्थापन, तो आप पहले लिख देंगे 150 मीटर्स, 150 मीटर। फिर आप लगाएंगे सेमीकोलन, फिर उसके बाद आपसे पूछा दूरी, तो आप देख लेंगे ये कितना लंबा घूम के गया था। अच्छा 500 मीटर, तो आप 150 के बाद सेमीकोलन लगा के 500 मीटर लिख देंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 150 सेमीकोलन 500, यानी कि 150 मीटर विस्थापन और 500 मीटर दूरी। ये क्रमशः यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस लंबे खींच देते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनको लंबा खींच के आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ये 2-4 तरीके से सोचेगा सामने वाला। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको ज़रा शांति से पढ़ो, आप आसानी से ऐसी चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपसे घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे दूरी के और अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। हम दूरी को नापने के और अलग तरीके पढ़ेंगे, जैसे त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है। ये त्वरण और वेग दूरी और विस्थापन पर ही डिपेंड करते हैं। तो प्लीज़ आप तब तक दूरी और विस्थापन को तैयार करके रख लीजिए। ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये वे सारे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक पर आ सकते हैं, और इससे ही रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन अपने हिसाब से बना सकते हैं। बस इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखिए जो मैंने बताया है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।